हेलो दोस्तों, कैसे हैं। फिर से आप लोगों का एक बार फिर टारगेट विद अजय पांडे में स्वागत है। बिना किसी देरी के, क्योंकि आगे पेपर है बच्चों का, और बिना किसी देरी के हम आप लोगों को एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक, चैप्टर तो सेल बायोलॉजी ही है, उसमें एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है अंतःद्रव्ययी जालिका। तो एक बार फिर से आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शब्द को तोड़ें, यह कई शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें देखिए एंडो का मतलब होता है इनर, प्लाज्मिक का अर्थ होता है साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम का होता है अर्थ होता है नेटवर्क। ठीक। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं, आसान भाषा में आप समझेंगे, आपको परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं होगी, और वैसे भी साइंस याद करने की चीज नहीं है, ये समझने की चीज है। तो आसान भाषा में एंडो का मतलब होता है इनर, प्लाज्मिक का अर्थ होता है साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम का होता है अर्थ होता है नेटवर्क। यानी नेटवर्क इनर साइड द साइटोप्लाज्म इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी समझ में नहीं आया आपका। देखिए हम आपको बताएं, ये अगर कोई सेल है, ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस, और ये क्या है, पूरा साइटोप्लाज्म है, सेल का साइटोप्लाज्म है। और न्यूक्लियस भी जो होता है, केंद्रक जो होता है, वह डबल लेयर का होता है, टू मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, ये उसकी बाहरी मेम्ब्रेन है। तो सेल के साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, यह एक नेट की तरह एक जाल नुमा संरचना बनाता है, एक जाल नुमा संरचना बनाता है। इसी जाल नुमा संरचना को ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो यही कह रहा है कि नेटवर्क एक जो जाल नुमा संरचना है, कहाँ पे है, इनर मतलब अंदर, और किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के। साइटोप्लाज्म के अंदर जो जाल नुमा संरचना होती है, उसी संरचना को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगर यहां से समझ में नहीं आया तो आप एक बार हिंदी को देखिए। हिंदी का यहां पे है अंतः, मतलब ये हो गया अंदर, द्रव्ययी यानी ये हो गया द्रव्य। कौन सा द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और जालिका मतलब हो गया एक जाल नुमा संरचना। तो कौन सा द्रव्य है, ये है कोशिका द्रव्य। यहां पे हम लिख देते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के अंदर जो जाल नुमा संरचना होती है, उसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोशिका द्रव्य के अंदर जो जाल नुमा संरचना होती है, उसी संरचना को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। देखिए यह जो, इससे पहले हम आपको बता दें कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी खोज एक महान वैज्ञानिक जिसका नाम है पोर्टर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर ने किया था। किसने किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर ने किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने किया था, पोर्टर ने। हु डिस्कवर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पोर्टर। आंसर क्या होगा, पोर्टर। अब देखिए फिर से हम यहां पे आते हैं। जो कोशिका सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है,
और यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो होती है टू मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वही ग्रोथ करके साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इसी नेट लाइक स्ट्रक्चर को ही हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यानी कि कोशिका द्रव्य के अंदर जो जाल नुमा संरचना होती है उसी को अंतः द्रव्ययी जालिका कहते हैं। अब ये देखिए, ये जो अंतः द्रव्ययी जालिका है यह न्यूक्लियस और सेल की जो आउटर वाल है, यानी कि हम कह सकते हैं न्यूक्लियस और सेल के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। ये देखिए जोड़ने का काम कर रहा है। ये आउट ग्रोथ हुई और ये इसको क्या कर रहा है, इस सेल की आउटर लेयर से ये जो ब्रिज है ये इसको जोड़ने का काम कर रहा है। ब्रिज क्या करता है, एक नदी के एक किनारे को और नदी के दूसरे किनारे को जोड़ने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये सेल की आउटर वाल और न्यूक्लियस की आउटर वाल को दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यह जो है ये जो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट भाषा में हम पढ़ने के लिए सुविधा हो इसलिए इसको हम ER से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह साइटोप्लाज्म सेल के साइटोप्लाज्म और जो इसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में, दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है। किसका काम करता है, ब्रिज का। तो कभी कभी यह प्रश्न पूछता है कि सेल के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में ब्रिज का कौन सा सेल ऑर्गेनल्स काम करता है, तो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। क्योंकि यह हमने आपको बताया कि जो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है न्यूक्लियस के आउटर वाल और सेल के आउटर वाल दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। अब और एक चीज देखिए, इसको जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल? अब ये पूछा जाता है विच सेल ऑर्गेनल आर नोन एज साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल? वह कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसे कोशिका का साइटोस्केलेटन कहते हैं? तो ये इसका उत्तर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा क्यों होगा हम आपको बता रहे हैं, समझने का प्रयास करिए। ये अगर आपकी कोई सेल है और सेल के बीच में ये जो न्यूक्लियस है, एक सीधा सा उदाहरण दे, अगर एक साइकिल का जो रिंग होता है और रिंग के बीच में हब होता है और चारों तरफ तीलियां लगी होती हैं, अगर वह तीलियां न हो तो साइकिल का रिंग अगर हम उसको उसके ऊपर कोई लोड रखें तो रिंग जो है वो पिचक जाएगी, दब जाएगी। और रिंग में जो तीलियां होती हैं वह तीलियां जो है रिंग के शेप, आकार और साइज को बने रखने में मदद करती हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से साइकिल के रिंग में रिंग की तीलियां साइकिल के रिंग के आकार को बनाए रखने में सहायता करती हैं, ठीक उसी प्रकार से कोशिका जो होती है, कोशिका के आकार को, अगर ये कोशिका है, बीच में केंद्रक है और केंद्रक की ये आउटर वॉल है, डबल मेम्ब्रेन होता है और इस तरह से जो नेट लाइक संरचना होती है वो कोशिका के मेम्ब्रेन तक जाती है। तो ये क्या करता है, अगर ये देखिए अब इसके ऊपर सेल के ऊपर अगर कोई प्रेशर होगा तो उसे वो दबने नहीं देंगी। अर्थात जो यह ER जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह सेल के साइज और शेप को मेंटेन करने में सहायता करता है। इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम साइटोस्केलेटन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों?
क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के साइज और शेप को मेंटेन करने में सहायता करता है, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा गया है प्रश्न कि विच सेल ऑर्गेनेल्स इज नोन एज साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। कौन सा सेल ऑर्गेनेल साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल कहलाता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, देखिए अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें कि ये बना कैसे। अब ये आप जान ही गए हैं कि जो सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है। जो न्यूक्लियस की आउटर वॉल होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसमें ग्रोथ होती है और ग्रोथ हो करके एक जालनुमा संरचना, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है और उसी नेट लाइक स्ट्रक्चर को ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर उसके बाद जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर ने किया था। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपकी दो प्रकार की सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि बस 2 मिनट, ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। तो फिर से ये प्रश्न बनता है कि जो ER होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन, कहाँ एब्सेंट होता है? एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? ये एब्सेंट होता है। और यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में ये क्या होता है? पाया जाता है। लेकिन फिर ये प्रश्न बना कि ऐसी कौन सी यूकैरियोटिक सेल हैं, विच यूकैरियोटिक सेल्स इन विच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एब्सेंट। किस प्रकार की यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप कर देंगे EQ यानी ट्रिपल ई में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। अब ट्रिपल ई का मतलब क्या हो गया? एक जो होती है वो एग सेल, जो एग सेल होती है, एग सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। नंबर 2 एम्ब्रियोनिक सेल। एम्ब्रियोनिक सेल में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। और नंबर 3 मैच्योर इरिथ्रोसाइट। जो इरिथ्रोसाइट होती है, इरिथ्रोसाइट सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। और किस इरिथ्रोसाइट सेल में? जो मैच्योर इरिथ्रोसाइट सेल होती हैं उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। तो एग सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, आपका एम्ब्रियोनिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, और उसके बाद मैच्योर इरिथ्रोसाइट सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। फिर इसके बाद हम बताएंगे आपको कि जो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जब सेल के अंदर सेल डिवीजन होती है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर आल्सो डिसअपीयर। सेल में सेल डिवीजन के समय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन फिर एक प्रश्न पूछता है कि जब सेल में सेल डिवीजन होता है तो किस स्टेज में, सेल डिवीजन के किस स्टेज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है? तो उसका आंसर होगा प्रोफेज स्टेज। किस स्टेज में? प्रोफेज स्टेज में। प्रोफेज स्टेज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपीयर हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है
कि सेल डिवीजन के किस स्टेज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर होता है। तो सेल डिवीजन के प्रोफेज स्टेज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर हो जाता है। फिर देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आप वीडियो को पुश करके स्टॉप करके या दोबारा रिवाइज करके आप इसे सुन लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। सारे ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, टीजीटी, पीजीटी और नीट के उद्देश्य से। फिर देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके कंपोनेंट अगर बात किया जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका दो कंपोनेंट हैं, एक होता है लिपिड और प्रोटीन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक है लिपिड और दूसरा होता है प्रोटीन। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइपोप्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? लाइपोप्रोटीन से। यह प्रश्न पूछा गया है कि विच कंपोनेंट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के निर्माण में? तो एक है लिपिड और एक है प्रोटीन, जिसको कंबाइन रूप में हम लाइपोप्रोटीन कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण लाइपोप्रोटीन से हुआ है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और फिर अगला हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो भी चीज छूटा है, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कंपोनेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या काम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या काम है, ये सारी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। लेकिन इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्नों का डिस्कशन किया है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इतना तैयार करिए, और कोई भी बातें अगर न समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए, हम उसका समाधान नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।